आज हम बात करेंगे न्याय प्रशासन के बारे में। न्याय प्रशासन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई है। व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्याय प्रशासन है क्या। जैसा कि हम जानते हैं और पहले भी देख चुके हैं कि विधि का प्रमुख कार्य क्या है। तो विधि का प्रमुख कार्य या प्रमुख उद्देश्य है मानवीय आचरण को नियंत्रण में रखते हुए समाज में न्याय स्थापित करना है। तो विधि और न्याय में निकटतम संबंध होना स्वाभाविक है। विधि द्वारा ही समाज में न्याय स्थापित किया जाता है। इस प्रकार न्याय प्रशासन ही विधि की मुख्य विषय वस्तु है। सामंड ने न्याय प्रशासन की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक समुदाय में राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा अधिकारों और न्याय का संरक्षण किया जाना ही न्याय प्रशासन है। फ्रांसीसी दार्शनिक हुए हैं पास्कल। उन्होंने विधि और न्याय के जो परस्पर संबंध है उसके बारे में कहा है कि शक्ति के बिना न्याय प्रभावहीन है और न्याय के बिना शक्ति निरंकुश होती है। यहाँ शक्ति से उनका तात्पर्य है विधि, यानी विधि के बिना न्याय प्रभावहीन है और न्याय के बिना विधि, यानी जिसके पास विधि बनाने की शक्ति है वो निरंकुश हो जाता है। तो पास्कल का ये आशय है इस कथन से कि विधि के बिना न्याय संभव नहीं है और उसी प्रकार बिना न्याय के विधि की कल्पना नहीं की जा सकती है। केल्सन ने न्याय को ही सामाजिक प्रसन्नता कहा है। विभिन्न विधिशास्त्रियों ने उनके अगर विधि से संबंधित विचारधारा का निचोड़ देखें तो उनके अनुसार विधि का उद्देश्य है न्याय और औचित्य की स्थापना करना है। यहाँ न्याय की स्थापना से अभिप्राय है कि विधि का प्रवर्तन, यानी विधि को इस प्रकार लागू किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का उचित उपयोग कर सके। तो ये तो हुआ न्याय प्रशासन, यानी न्याय प्रशासन है कि विधि का इस प्रकार प्रवर्तन किया जाए न्याय प्रशासन के द्वारा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का विधि सम्मत अधिकार जो उसे मिले हैं हमारे देश में, जैसे संविधान द्वारा जो मिले हैं और जो प्राकृतिक अधिकार है, उनका विधि पूर्वक उपयोग स्वतंत्रता से कर सके। अब एक नज़र डालते हैं कि न्याय प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रसिद्ध दार्शनिक जर्मी टाइलर हुए हैं। उनका एक कथन है जो यहाँ कोट किया जाता है अक्सर एग्जाम में कि यदि मानव में तर्क बुद्धि नहीं होती और उस पर एक उच्चतर शक्ति नहीं रही होती तो भेड़ियों का झुंड मनुष्यों की झुंड की तुलना में अधिक शांत और एकमत होता। तात्पर्य यह है कि मनुष्य में जो तर्क बुद्धि है, हमारी जो तर्क क्षमता है, और इसी कारण हम यानी मनुष्य अपने हित और इच्छा जो है, अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी आकांक्षाएं जो है, यानी अपने हितों, सारभूत शब्द में कहा जाए तो अपने हितों को साधने के लिए, हितों की पूर्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। मनुष्य सदैव अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसलिए एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में जो समाज में रहते हैं उनमें परस्पर टकराव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती है अक्सर। तो मानव की इसी प्रवृत्ति पर अंकुश रखने के लिए, उसे नियंत्रण में रखने के लिए किसी एक सामान्य शक्ति का होना आवश्यक है ताकि उस शक्ति के डर के कारण लोग समाज में एक साथ मिलजुल कर शांति के साथ रह सकें। राज्य की शक्ति जो है वही कार्य करती है। राज्य की शक्ति के भय के कारण व्यक्ति समाज में एक साथ रहते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये परम आवश्यक है कि
न्याय की स्थापना की जाए तो राज्य की शक्ति यानी राज्य द्वारा जो विधि के माध्यम से एक बाध्यता अधिरोपित की जाती है समाज पर, व्यक्तियों पर, उसके द्वारा लोग समाज में एक साथ मिलजुल कर शांति से रहते हैं और दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करने से पहले 4 बार सोचते हैं, अतिक्रमण नहीं करते हैं। न्याय प्रशासन में जो राज्य द्वारा निर्मित विधि है उसकी आवश्यकता को समझाया है एक दार्शनिक हॉब्स ने। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझाया है, तो उनके विचारों को थोड़ा दृष्टिगत करते हैं। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव से ही संघर्ष प्रिय है और उसका अस्तित्व बल पर आधारित रहता है। हॉब्स के अनुसार समाज की प्राकृतिक अवस्था जो थी उसमें मानव जीवन एकाकी था, मनुष्य अकेला रहता था और दुखमय था। उसका कारण था क्योंकि बलवान व्यक्ति द्वारा जो है वो कमजोर व्यक्ति के हित और अधिकारों का दमन किया जाता था, उन पर कुठाराघात किया जाता था। इसलिए समाज में अव्यवस्था और अशांति बनी रहती थी। व्यक्ति पर समाज में किसी भी प्रकार की कोई उच्चतर शक्ति नहीं थी और उसके अभाव में मनुष्यों में आपसी संघर्ष निरंतर चलते रहते थे, जिससे उनके जीवन में दुख फैला हुआ था। जीवन में असुरक्षितता की भावना थी और मनुष्य सदैव मृत्यु की आशंका से भयभीत रहता था और अपने आप को सुरक्षित करने और जीवन जीने के लिए ही वो सदैव प्रयत्नशील रहता था। इसलिए सामाजिक उन्नति या सभ्यता का विकास उस वक्त असंभव था। तो सारांश रूप में ये कहा जाए कि आदिम समुदाय जो था वो व्यक्तिगत बदले की भावना पर आधारित था। राज्य जैसी कोई उच्चतर शक्ति विद्यमान नहीं थी, तो लोग अपने ही द्वारा, अपने बल के द्वारा ही न्याय कर लिया करते थे। धीरे धीरे इस अराजकता की स्थिति से मनुष्य परेशान होने लगा और उसने स्वयं को किसी ऐसी शक्ति के अधीन समर्पित कर दिया जो उनकी रक्षा कर सके और समाज में शांति स्थापित कर सके, और यहीं से राज्य का प्रारंभ हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य की स्थापना समाज में न्याय स्थापित करने के उद्देश्य से ही हुई थी। यही कारण है कि न्याय प्रशासन को सभ्यता के विकास का आवश्यक तत्व माना गया, क्योंकि न्याय प्रशासन के द्वारा ही मानव अपने जीवन की असुरक्षितता और की भावना और अराजकता जो फैली हुई थी समाज में, उससे हटकर उन्नति की ओर, सामाजिक उन्नति की ओर और सभ्यता के विकास की ओर आकृष्ट हुआ। इसीलिए न्याय प्रशासन को सभ्यता के विकास का आवश्यक तत्व माना गया है। राज्य द्वारा जो विधि निर्मित की गई थी उसके माध्यम से ही मानव के हित संबंधी संघर्षों को यथासंभव कम करते हुए न्याय स्थापित करना ही वर्तमान समाज का प्रमुख उद्देश्य है। सामंत कहते हैं कि न्याय स्थापित करने में एक तो महत्वपूर्ण तत्व है कानून, और उसका पूरक तत्व है लोकमत यानी पब्लिक ओपिनियन। लेकिन लोकमत की विधि जो है, लोकमत जो है, पब्लिक ओपिनियन है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो स्वभाव से सरल है और सदाचारी है, यानी जो नियमों का पालन करते हैं, दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते। सामंत कहते हैं कि राज्य की विधि न्यायपरायण व्यक्ति के लिए नहीं है, यानी उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो स्वभाव से ही नियमों और कानूनों का पालन करते हैं, उनके लिए नहीं है, बल्कि अन्यायी व्यक्ति के लिए है जो दूसरों पर अन्याय करते हैं। जबकि जो लोकमत की विधि है वो न्यायपरायण व्यक्ति के लिए है, अन्यायी व्यक्ति के लिए नहीं। यानी लोकमत का जो प्रभाव होता है वो उन्हीं व्यक्तियों पर होता है जो सदाचारी हैं और सामान्य रूप से नियमों का पालन करते हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति जो होता है वो लोकमत का परवाह ना करते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण भी कर जाता है। तो सारांश रूप में कहें
तो मानवीय क्रियाकलाप जो हमारे समाज में प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप हैं और जो संव्यवहार है हमारे, जो समाज में एक दूसरे के प्रति जो हमारे व्यवहार होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं एक दूसरे से, उन पर उचित नियंत्रण रखने के लिए राज्य का होना अनिवार्य है। क्योंकि राज्य जो विधि निर्मित करता है उसी के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य समाज में शांति और न्याय व्यवस्था बनाए रखता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि विधि का अंतिम लक्ष्य है समाज में न्याय व्यवस्था कायम करना। जो व्यक्ति समाज में न्याय व्यवस्था कायम करते हैं वो न्यायाधीश कहलाते हैं, और जिन संस्थाओं के माध्यम से ये न्याय व्यवस्था कायम की जाती है उन्हें न्यायालय कहते हैं। तो न्यायालय के द्वारा, न्यायालय के माध्यम से न्यायाधीश बदलते हुए सामाजिक परिवेश, बदलती हुई परिस्थितियां, लोगों की आवश्यकताएं और जो अधिकारों का स्वरूप बदलता है उनके अनुसार विधि सम्मत निर्णय देते हुए समय समय पर विधि को समृद्ध करते रहते हैं। न्याय में निष्पक्षता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि निष्पक्षता के अभाव में न्याय अपना महत्व खो देता है। इंग्लैंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कोक के अनुसार विधिक न्याय जो है वो समाज की सामूहिक बुद्धिमत्ता का परिचायक है। डायसी ने जो रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की अवधारणा प्रस्तुत की है उसमें उन्होंने विधि के अनुसार न्याय को ही विधि शासन, विधि सम्मत शासन यानी रूल ऑफ लॉ कहा है। न्याय के जो प्रक्रियामूलक नियम है, प्रोसीजरल रूल्स ऑफ जस्टिस, वो प्राकृतिक विधि पर आधारित है। वास्तव में प्राकृतिक न्याय के दो सिद्धांत हैं, वो ही न्याय प्रशासन के आधार स्तंभ है। यानी न्याय प्रशासन किन दो आधारों पर टिका है, वो है प्राकृतिक विधि के दो नियम। पहला नियम तो है कोई भी व्यक्ति अपने ही प्रकरण में न्यायाधीश नहीं हो सकता, नेमो डेट एस जुडिक्स इन प्रोपरिया कॉजा। और दूसरा है दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम। तो ये जो प्राकृतिक न्याय के जो दो नियम है न्याय प्रशासन के, ये आधार स्तंभ है। वहीं भारतीय न्याय प्रशासन में देखा जाए तो ये दो प्रक्रियात्मक न्याय के नियमों का समावेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 311 की उपखंड 2 में किया गया है, जिनसे भारत में विधि के शासन की नींव सुदृढ़ हुई है। तो इस प्रकार हमने देखा न्याय प्रशासन क्या है और न्याय प्रशासन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, किस प्रकार राज्य का उद्भव हुआ, क्या परिस्थितियां थी जिससे राज्य की संकल्पना अस्तित्व में आई, और न्याय प्रशासन के आधार स्तंभ क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।